कहानी की शुरुआत आज से होती है। दो बच्चे हैं, एक लड़का रिचर्ड जिसकी उम्र 10 साल है और एक लड़की एमी जिसकी उम्र 7 साल है। दोनों आपस में कजिन हैं। वो अपने पिता के साथ एक बड़ी शिप पर सफर कर रहे थे जब वो लोग लंबी यात्रा के बाद घर लौट रहे थे। रिचर्ड और एमी बहुत शरारतें करते थे जिससे रिचर्ड के पिता नाराज हो गए और उन्हें मना किया कि अब और शरारत नहीं करेंगे। लेकिन तभी अचानक शिप में आग लग गई। कुछ ही पलों में आग पूरी शिप में फैल गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घना धुआं फैल गया था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिचर्ड के पिता और कुछ लोग जल्दी से एक लाइफ बोट में सवार हो गए ताकि अपनी जान बचा सके। शिप पर मौजूद एक आदमी जिसका नाम पैडी था, उसने रिचर्ड और एमी को अपने साथ एक छोटे बोट में बिठाया। लेकिन आग के घने धुएं की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो दोनों बच्चों के साथ बाकी लोगों से बहुत दूर भटक गया। अब पैडी और दोनों बच्चे समंदर के बीचों बीच फंस गए थे। ना खाना था ना पानी। पूरी रात वो तीनों भटके रहे। अगले दिन सुबह पैडी और बच्चों ने दूर एक आइलैंड देखा। पैडी बहुत खुश हुआ और बड़ी मुश्किलों के बाद वो तीनों अपने छोटे बोट से उस आइलैंड तक पहुंच गए। वो आइलैंड हर तरफ से हरा भरा था, नारियल के पेड़ों से भरा हुआ। पैडी ने जगह को ध्यान से देखा ताकि कोई इंसान मिले जिससे मदद मांगी जा सके, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो तीनों पूरी तरह उस आइलैंड पर फंस चुके थे। धीरे धीरे पैडी को समझ आया कि इस आइलैंड पर जिंदगी जीने के लिए सब कुछ मौजूद है, पानी, फल और पेड़ पौधे। एक दिन उसे समुद्र में एक वाइन का बैरल तैरता मिला जो किनारे पर आ लगा। उधर रिचर्ड खेलते खेलते एक इंसान की खोपड़ी पाता है। वो डरकर तुरंत पैडी के पास भागता है। पैडी ने खोपड़ी देखकर उसे कहा कि उसे फेंक दो और उसे एहसास हुआ कि इस जगह में कुछ खतरनाक है। इसलिए वो दोनों बच्चों को लेकर आइलैंड के दूसरे हिस्से में चला गया। रात को जब पैडी वाइन पी रहा था तो उसे आइलैंड के दूसरे छोर से ढोल की आवाजें सुनाई दी। शक होने पर वो धीरे से तैरकर वहां पहुंचा। वहां उसने एक अजीब सा स्टैच्यू देखा जिसके ऊपर इंसान के मांस का टुकड़ा रखा था। ये देखकर पैडी को यकीन हो गया कि इस आइलैंड पर लोग इंसानों की बलि चढ़ाते हैं, यानी यहाँ ह्यूमन सैक्रिफाइस होता है। पैडी बहुत डर गया और तुरंत रिचर्ड और एमी के पास लौट आया। उसने उन्हें सख्ती से कहा, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ मत जाना। ये एक नियम है और तुम्हें इसे मानना ही होगा। दोनों बच्चों के मन में कई सवाल उठे कि आखिर पैडी उन्हें वहां जाने से क्यों रोक रहा है। तब पैडी ने बताया कि आइलैंड के उस हिस्से में इंसान खाने वाले लोग यानी कैनिबल्स रहते हैं जो बच्चों को भी खा जाते हैं। रिचर्ड को हमेशा उम्मीद रहती थी कि उसका पिता एक दिन उन्हें लेने आएगा। पैडी को भी भरोसा था कि वो लोग किसी तरह बच निकलेंगे, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, पैडी ने बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने उन्हें सिखाया कि जंगल में कैसे खाना ढूंढना है, कैसे झोपड़ी बनानी है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। पूरे 2 महीनों तक पैडी ने रिचर्ड और एमी को सिखाया कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो खुद जंगल में जिंदा रह सके। धीरे धीरे रिचर्ड और एमी इतनी चीजें सीख गए थे कि वो अपने दम पर जी सके। एक रात पैडी ने बहुत ज्यादा वाइन पी ली। तभी उसने देखा कि उसका बैरल समुद्र में बह रहा है, तो वो नशे में ही उसे लाने के लिए पानी में कूद गया। लेकिन नशे की हालत में वो खुद को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे डूबने लगा। अगले दिन सुबह जब रिचर्ड और एमी उठे तो उन्होंने देखा कि पैडी उनके पास नहीं है। उन्होंने दूरबीन से देखा तो पैडी दूसरी तरफ के किनारे पर रेत पर पड़ा था। उन्हें लगा कि वो बस ज्यादा पीकर सो गया है। वो दोनों छोटे बोट में बैठकर वहां पहुंचे और पैडी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि पैडी ने इतनी ज्यादा वाइन पी ली थी कि उसकी मौत हो गई। ये देखकर दोनों बच्चे रो पड़े। अब वो पूरी तरह अकेले रह गए थे। पैडी की मौत के बाद रिचर्ड और एमी बहुत दुखी हो गए। एमी ने रिचर्ड से कहा, मुझे यहाँ रहना अब अच्छा नहीं लगता। पैडी की याद हर जगह आती है, चलो किसी दूसरी जगह चलते हैं। रिचर्ड ने उसकी बात मानी। दोनों ने अपना सामान समेटा और छोटे बोट में बैठकर आइलैंड के दूसरी तरफ चले गए। वहां का जंगल रहने के लिए एकदम सही था। वहां खाना और पानी दोनों आसानी से मिल रहे थे। उन्होंने वहीं अपना नया घर बना लिया। शुरुआती दिनों में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन पैडी ने जो कुछ उन्हें सिखाया था उसकी वजह से वो जल्दी संभल गए। धीरे धीरे उन्होंने इस नई जगह पर जीना सीख लिया। कुछ साल बीत गए और अब रिचर्ड और एमी उसी आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। सालों के बीतने के साथ रिचर्ड और एमी बड़े हो गए थे। अब रिचर्ड 21 साल का था और एमी 19 साल की। दोनों साथ में मछली पकड़ते, फल तोड़ते और बिल्कुल शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे दोनों को अपने अंदर कुछ शारीरिक और भावनात्मक बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। एक दिन एमी नहाने गई थी, तभी उसे पानी में कुछ अजीब सा लगा। खून निकल आया। ये देखकर वो डर गई और तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाई। रिचर्ड दौड़कर आया और पूछा, क्या हुआ? लेकिन एमी शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम जाओ। थोड़ी देर
देर बाद जब एमी पानी से बाहर आई तो रिचर्ड ने फिर पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम जख्मी हो क्या? लेकिन एमी ने कुछ भी नहीं बताया। ये देखकर रिचर्ड और ज्यादा उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि एमी उससे कुछ क्यों छुपा रही है। रिचर्ड बहुत गुस्सा हो गया। उसे लगा कि पहले एमी उससे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, लेकिन अब वो उससे दूर होने लगी है। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सा खिंचाव आने लगा। वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, बिना ये समझे कि उनके अंदर क्या बदल रहा है। जब रिचर्ड बिना शर्ट के घूमता तो एमी दूर से उसे देखती रहती, और जब एमी नदी में नहाने जाती तो रिचर्ड उसे चुपके से देखता। क्योंकि बचपन से ही वो दोनों इस आइलैंड पर थे, इसलिए उन्हें इन बातों की कोई समझ नहीं थी। न उन्हें किसी ने कुछ सिखाया था, न उन्होंने कभी किताबें पढ़ी थी, इसलिए वो अपने एहसासों को समझ ही नहीं पा रहे थे। इन सब के बीच रिचर्ड मछलियां पकड़ता और फल तोड़ता, जबकि एमी खाना बनाती और कपड़े धोती। धीरे धीरे वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे, जैसे ये आइलैंड ही उनका पूरा संसार बन गया हो। रिचर्ड और एमी उस आइलैंड पर हंसते खेलते अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी कि किसी दिन रिचर्ड का पिता जरूर आएगा और उन्हें यहाँ से बचा ले जाएगा। एक दिन एमी को आइलैंड के उस हिस्से से ढोल की आवाजें सुनाई दी, वही हिस्सा जहाँ जाने से पैडी ने उन्हें हमेशा मना किया था। एमी के अंदर जिज्ञासा जागी। वो जानना चाहती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे अकेले उस दिशा में निकल पड़ी। जब वो पहुंची तो उसने वही पुराना स्टैच्यू देखा, वही मूर्ति जिससे कभी खून टपकता था। एमी को लगा कि ये कोई पवित्र जगह है, शायद कोई स्पिरिचुअल या सेक्रेड स्थान। वो घबराई हुई लेकिन उत्साहित सी भागकर वापस रिचर्ड के पास पहुंची और बोली, मैं उस तरफ गई थी जहां पैडी ने जाने से मना किया था। वहां एक अजीब सा स्टैच्यू है जो बहुत खास और पवित्र लग रहा था। एमी के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों झलक रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसने अभी क्या खोज लिया है। एमी ने सांस थामे हुए कहा, पैडी ने हमसे झूठ बोला था, वहां कोई इंसान खाने वाले नहीं है जैसा उसने कहा था। ये सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्सा हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, हमने पैडी से वादा किया था कि हम कभी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन तुमने वो वादा तोड़ दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है एमी, अब से वहां कभी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को जब एमी सो रही थी, उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि रिचर्ड समुद्र में डूब रहा है और वो चाहे जितनी कोशिश करे उसे बचा नहीं पा रही। एमी घबराकर उठी, उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह हुई तो रिचर्ड उसके सामने खड़ा था, बहुत परेशान नजर आ रहा था। एमी ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रिचर्ड ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल दोनों की आंखों में डर, प्यार और अकेलेपन की गहराई एक साथ झलक रही थी। रिचर्ड अब एमी के और करीब आने लगा था, लेकिन एमी ने झटके से उसे पीछे हटा दिया। रात को रिचर्ड ने फिर से नरमी से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर एमी ने सख्ती से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो रिचर्ड। उसकी ये बात सुनकर रिचर्ड बहुत आहत हुआ। अगले दिन सुबह उसने एमी से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी देर बाद एमी ने देखा कि रिचर्ड चट्टानों के पीछे कुछ कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। जब उसने जोर से पुकारा तो रिचर्ड ने गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद रिचर्ड एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तभी उसने दूर समंदर में कुछ देखा, एक शिप। सालों में पहली बार किसी शिप को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़कर पहाड़ी की ओर भागा। रिचर्ड ने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी की ताकि आग जलाकर उस शिप को इशारा दे सके, शायद कोई उन्हें देख ले और मदद के लिए आए। लेकिन जब तक वो आग जलाने की जगह तक पहुंचा, शिप बहुत दूर जा चुकी थी। उधर एमी ने भी उस शिप को साफ देखा था। उसके पास भी मौका था आग जलाने का, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि अब एमी उस आइलैंड की जिंदगी से जुड़ चुकी थी। उसने अपनी किस्मत को उसी जगह का हिस्सा मान लिया था। जब रिचर्ड वहां पहुंचा और देखा कि एमी ने कुछ नहीं किया, तो वो गुस्से से फट पड़ा। वो चिल्लाया, तुमने ऐसा कैसे किया एमी? मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अकेले। गुस्से में रिचर्ड ने छोटा बोट उठाया और समुद्र की ओर निकल पड़ा। लेकिन सफर के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रिचर्ड का बोट अचानक बीच समुद्र में टूट गया और वो पानी में गिर पड़ा। मजबूर होकर उसे वापस उसी आइलैंड पर लौटना पड़ा, पूरी तरह निराश और गुस्से में। एमी ने उसे देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, देखा, अब समझ आया, यही हमारा घर है और हमें यहीं रहना होगा। इस जिंदगी को स्वीकार करो रिचर्ड। उसकी ये बात सुनकर रिचर्ड का गुस्सा फट पड़ा। दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और उन्होंने एक दूसरे को बहुत बुरे शब्द कहे। गुस्से में एमी बोली, मुझे पता है तुम चट्टानों के पीछे क्या करते हो, और अगर तुम्हारे पिता लौटे तो मैं सब कुछ उन्हें बता दूंगी। ये सुनकर रिचर्ड तिलमिला गया और चिल्लाया, क्या तुम मुझे हर वक्त देखती रहती हो? मेरा पीछा करती हो क्या?
एमी ने भी गुस्से में कहा, तुम भी तो मुझे देखते हो जब मैं नदी में नहाती हूँ, अब झूठ मत बोलो। ये सुनते ही रिचर्ड का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने पास पड़ा एक नारियल उठाया और एमी की तरफ जोर से फेंक दिया। नारियल एमी के पास से गुजर गया और उसे छू नहीं पाया, लेकिन जब एमी ने गुस्से में नारियल वापस फेंका तो वो सीधे रिचर्ड के सिर पर लगा और उसे जोर से चोट लगी। ये देखकर रिचर्ड पूरी तरह आपे से बाहर हो गया। उसने एमी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, ये झोपड़ी मैंने बनाई है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, निकल जाओ। गुस्से में उसने कहा कि अब वो उसे खाना या कोई मदद नहीं देगा। एमी रोती हुई बाहर निकल गई और ठंडी रात में अकेली सोई। अगले कुछ दिनों तक उसने खुद ही खाने की तलाश की, लेकिन जंगल में ये बहुत मुश्किल था। उसका शरीर कमजोर पड़ गया और रिचर्ड उसे देखकर हंसता रहा। उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। एमी ने हार मानने के बजाय आइलैंड पर बने उसी पुराने स्टैच्यू के सामने फूल रखे और प्रार्थना की, पूरे विश्वास से कि कोई चमत्कार जरूर होगा। लेकिन जब वो समुद्र किनारे से लौट रही थी, तभी उसके पैर के नीचे एक स्टोन फिश आ गई। वो मछली बेहद जहरीली थी और एमी के पैर में गहरा जहर उतर गया। एमी दर्द से तड़प रही थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह रेंगते हुए वो वापस आइलैंड तक पहुंची। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें भारी थीं। जब रिचर्ड ने उसे देखा तो डर गया। उसने घबराकर पूछा, एमी क्या हुआ तुम्हें? एमी ने मुश्किल से जवाब दिया, मेरे पैर के नीचे एक स्टोन फिश आ गई थी, उसका जहर फैल रहा है, मैं बहुत दर्द में हूँ। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे मेरे पवित्र स्थान पर ले चलो, शायद वो जगह मेरी मदद करे। रिचर्ड ने बिना एक पल घंवाए एमी को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से उस स्टैच्यू के पास ले गया। एमी की हालत बहुत खराब थी, वो बेहोश हो गई, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। रिचर्ड के चेहरे पर डर साफ था। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करने लगा, कृपया एमी को बचा लो, उसे मुझसे मत छीनो। उस पल पहली बार रिचर्ड ने पूरे दिल से दुआ मांगी थी, सिर्फ एमी के लिए। कुछ देर बाद एमी को होश आया और हैरानी की बात यह थी कि वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उस पवित्र जगह की शांति और ऊर्जा ने जैसे उसके शरीर को फिर से जिंदा कर दिया हो। रिचर्ड की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, एमी मैं बहुत डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस आइलैंड पर अकेले कैसे जी पाता। एमी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। धीरे से बोली, तो अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? रिचर्ड मुस्कुराया और कहा, नहीं, अब बिल्कुल नहीं। दोनों साथ में अपने घर लौट आए। दिन बीतते गए और एक शाम रिचर्ड और एमी समुद्र किनारे बैठे थे। हवा में सुकून था, लहरों की आवाज धीमी थी और दोनों की नजरों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था। वो एक दूसरे के करीब आए और बिना कुछ कहे अपने दिलों की बात जताई। उस पल रिचर्ड और एमी ने सच में महसूस किया कि वो अब सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी बन चुके हैं। वो दोनों पहली बार उस एहसास को समझ रहे थे जो उनके अंदर धीरे धीरे पनप रहा था। कुछ ही दिनों में वो एहसास गहराता गया। अब रिचर्ड और एमी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने साथ में जीना शुरू किया जैसे एक शादीशुदा जोड़ा इस आइलैंड पर अपनी जिंदगी बिता रहा हो। कई महीने बीत गए और सब कुछ शांत लगता था, लेकिन धीरे धीरे रिचर्ड ने महसूस किया कि एमी पहले जैसी नहीं रही। वो अब पहले की तरह उसके करीब नहीं आती थी और उसका व्यवहार भी बदल गया था। एक दिन रिचर्ड ने सीधे पूछा, एमी क्या अब तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती? एमी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, पर अब मैं पहले जैसी महसूस नहीं कर रही। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मुझे उल्टियां भी होती हैं। फिर उसने रिचर्ड का हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रख दिया। मुझे लग रहा है मेरे अंदर कुछ अलग हो रहा है। रिचर्ड चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। असल में एमी गर्भवती थी, लेकिन दोनों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा या सीखा ही नहीं था। रिचर्ड को लगा कि एमी बस ज्यादा खा रही है, इसलिए उसका पेट बड़ा हो रहा है। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके अंदर जिंदगी पल रही है। एक रात उसे फिर से वही पुराने ढोल की आवाजें सुनाई दी, आइलैंड के उस हिस्से से जहां पैडी ने जाने से मना किया था। वो सावधानी से वहां पहुंचा और देखा कि कुछ स्थानीय लोग एक आदमी को मूर्ति के सामने बलि के रूप में चढ़ा रहे थे। ये दृश्य देखकर रिचर्ड के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर गया और भागकर वापस अपने घर लौटा। उसी वक्त एमी को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। वो जोर जोर से चीखने लगी। रिचर्ड घबरा गया और तुरंत उसकी मदद करने पहुंचा। कुछ देर बाद एमी ने एक लड़के को जन्म दिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उस बच्चे का नाम रिचर्ड रखा। वो दोनों अपने बेटे को लेकर झोपड़ी में लौट आए। बच्चा जोर जोर से रो रहा था तो उन्होंने उसे थोड़ा पानी और फल का रस पिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक नवजात बच्चे को दूध की जरूरत होती है, न कि खाना या पानी। जब एमी ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया तो वो अपने आप दूध पीने लगा, जैसे उसे पता हो क्या करना है। रिचर्ड हैरानी से उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने एमी से कहा, मैंने कल रात कुछ स्थानीय लोगों को देखा। वो मूर्ति के सामने इंसानों की बलि दे रहे थे। अगर वो यहाँ आ गए तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एमी ने बच्चे को सीने से लगाया और दोनों ने ठान लिया कि वो अपने बेटे की हर हाल में रक्षा करेंगे। समय बीतता गया।
रिचर्ड और एमी अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहने लगे। उन्होंने उसे तैरना, खेलना और बोलना सिखाया। कई साल गुजर गए और अब उनका बेटा बड़ा हो गया था, चुस्त, होशियार और खुशमिजाज। एक दिन तीनों समुद्र किनारे बैठे थे, शरीर पर गीली मिट्टी लगाकर खेल रहे थे, हंसते हुए जैसे जिंदगी में कोई डर ही न बचा हो। उसी वक्त समंदर के उस पार एक शिप दिखाई दी। वो रिचर्ड के पिता थे, जो कुछ आदमियों के साथ अपने बेटे और एमी को सालों से ढूंढ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने दूर से देखा तो रेत पर तीनों एक साथ बैठे थे और वो नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। तीनों के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए जब रिचर्ड के पिता और उनके लोग दूर से उन्हें देख रहे थे तो पहचान ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये कोई स्थानीय लोग हैं और वो बिना रुके वापस शिप लेकर लौट गए। उधर रिचर्ड और एमी ने भी उस शिप को देखा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसी पर रिचर्ड का पिता था। उन्होंने इशारा करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि अगर वो वापस सभ्यता में लौटे तो कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। वो इस आइलैंड को ही अपना सच्चा घर मान चुके थे। कुछ समय बाद रिचर्ड ने एमी और अपने बेटे को बोट में बिठाया और आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा, वही जगह जहाँ पैडी की मौत हुई थी। वो तीनों वहीं कुछ महीने तक रहे, फल तोड़ते, मछलियां पकड़ते और अपने बीते सालों की यादें ताजा करते रहे। एक दिन रिचर्ड जंगल में फल तोड़ने गया हुआ था और एमी अपने बेटे के साथ समुद्र किनारे खेल रही थी। बेटा रेत पर खेलते हुए हंस रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वो अचानक समुद्र की लहरों की तरफ भागने लगा। लड़का खेलते खेलते जंगल की तरफ गया और वहां से कुछ जहरीले बेर तोड़ लाया। उसने वो बेर बोट में रख दिए और एमी ने उसे ऐसा करते हुए देखा भी नहीं। थोड़ी देर बाद एमी और उसका बेटा बोट में बैठ गए रिचर्ड का इंतजार करने के लिए। लेकिन जब एमी की आंख कुछ पलों के लिए बंद हुई तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बोट धीरे धीरे किनारे से दूर जा रही है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि बोट अब समुद्र के बीच जा चुकी थी। उसी वक्त उसका बेटा बोट का एक चप्पू उठाकर पानी में फेंक देता है। खेलते खेलते एमी ने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर जा चुका था। घबराकर उसने रिचर्ड को पुकारा, रिचर्ड जल्दी आओ। रिचर्ड ने आवाज सुनी और तुरंत पानी में कूद गया, पूरी ताकत से उनकी तरफ तैरने लगा। तभी एमी ने चिल्लाकर कहा, रिचर्ड तुम्हारे पीछे शार्क है, जल्दी आओ। रिचर्ड डर गया, लेकिन रुकने की बजाय और तेज तैरने लगा। एमी ने हिम्मत करके दूसरा चप्पू उठाया और शार्क पर जोर से वार किया। शार्क कुछ पल के लिए पीछे हट गई और इसी मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड बोट तक पहुंच गया। अब वो तीनों बोट पर थे, लेकिन अब उनके पास कोई चप्पू नहीं बचा था। उन्होंने अपने हाथों से ही पानी को धक्का देने की कोशिश की, मगर समुद्र की लहरें बहुत तेज थीं और बोट को धीरे धीरे दूर बहा ले जा रही थी, उनकी आइलैंड से, उनके घर से, सदा के लिए। शार्क के डर से रिचर्ड और एमी तैर नहीं पाए और बोट समंदर की गहराई में दूर तक बहती चली गई। वो तीनों 2 पूरे दिन तक समंदर में भटकते रहे, बिना खाना, बिना पानी। उनका बेटा बहुत भूखा था। थककर उसने वहीं जहरीले फल खा लिए जो उसने पहले बोट में रखे थे। जब एमी और रिचर्ड ने देखा कि उसने क्या किया है तो उन्होंने तुरंत उसके मुंह से फल निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा वो सब निगल चुका था। दोनों के चेहरे पर सदमा था। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब मरने वाला है। उस पल उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वही जहरीले फल खा लिए। उन्होंने तय किया कि अगर मरना है तो साथ मरेंगे, क्योंकि एक दूसरे के बिना जीने का कोई मतलब नहीं था। तीनों बोट में लेट गए, हाथों में हाथ डाले और धीरे धीरे बेहोश हो गए। पर सच्चाई ये थी, वो फल इतने जहरीले नहीं थे, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते थे। कुछ घंटे बाद रिचर्ड के पिता अपनी शिप पर दूर दूर तक समुद्र देख रहे थे। वो अपने दूरबीन से चारों ओर नजरें दौड़ा रहे थे और तभी उन्हें पानी में एक छोटी बोट दिखाई दी जो लहरों में हिल रही थी। वो बोट थी रिचर्ड, एमी और उनके बेटे की। रिचर्ड के पिता और उनके साथी अपनी छोटी बोट लेकर उस दिशा में पहुंचे जहां वो दूसरी बोट दिख रही थी। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा रिचर्ड, एमी और उनका बेटा बेहोश पड़े हैं, बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के। रिचर्ड के पिता का दिल बैठ गया। उन्होंने घबराकर अपने आदमियों से पूछा, बताओ क्या ये लोग मर चुके हैं या अभी जिंदा हैं? उनमें से एक आदमी बोट में झुककर देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं साहब, ये मरे नहीं हैं, बस सोए हुए हैं। रिचर्ड के पिता ने राहत की सांस ली और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। धीरे धीरे बोट सूरज की सुनहरी रोशनी में आगे बढ़ने लगी, जैसे समंदर ने खुद इन तीनों को अपनी गोद से वापस जिंदगी में लौटा दिया हो। और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।